तो व्हाट इज अमेंडमेंट इन रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 368? तो अमेंडमेंट मींस एडिशन, डिलीशन, वेरिएशन, मॉडिफिकेशन और रिपील और चेंज इन टेक्स्ट ऑफ एन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें अमेंडमेंट क्या होता है? तो अमेंडमेंट ये होता है, ठीक है। अब 368 जो है वो तीन चीजों से डील करता है। तो पहली चीज क्या है भाई? इट कन्फर्स द पावर अपॉन द पार्लियामेंट टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये पार्लियामेंट की पावर है, ठीक है। दूसरी बात, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसीजर बताता है अमेंडमेंट का, ठीक है। तीसरी बात क्या है? इट ऑल्सो कंटेन इम्प्लाइड लिमिटेशन। इट ऑल्सो कंटेन्स इम्प्लाइड लिमिटेशन विच एग्जिस्ट अपॉन द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब पहला पॉइंट तो था कि पार्लियामेंट बस पावर है, दूसरा अमेंडमेंट कर सकता है, प्रोसीजर बता रहा, तीसरा उल्टा बात बोलता है। मतलब कि इम्प्लाइड लिमिटेशन विच एग्जिस्ट अपॉन द अमेंडिंग पावर, ठीक है, लिमिटेशन लगती है। तो आर्टिकल 368 का पहला क्लॉज रीड करो जरा। Notwithstanding anything in this constitution, Parliament may, in exercise of its constitutional power, amend by the way of addition, variation, or repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure laid down in this article. हाँ, तो ये जान जाओ कि ये जो क्लॉज लिखा है ये पहले नहीं लिखा था इसमें। ओरिजिनली जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था और ये आर्टिकल जब पहली बार डाला गया था, तब ये क्लॉज 1 नहीं लिखा था, ठीक है। क्लॉज 1 आया कब है? क्लॉज 1 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में लाया गया है इसको। तो ये जो लिखा है ना कि नॉट विथ स्टैंडिंग, मतलब नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है ये। Anything in the constitution, in this constitution, parliament may in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation, repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure laid down in this article, ठीक है। अब जरा मेरा एक सवाल है, ठीक है। सवाल ये है कि एक मिनट, दिख रहा है जो हाँ, मैं दिख लिख रहा रहा हूं? है। दिख रहा है कि नहीं? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पावर और लेजिस्लेटिव पावर में क्या अंतर है, ठीक है। ये मेरे को जानना है। इन दोनों वर्ड में क्या अंतर है? अभी तो मुझे सिर्फ ये लग रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर वो होती है, हाँ मतलब इन जनरल जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हो हाँ या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड, और लेजिस्लेटिव पावर वो होती है हाँ, जो लेजिस्लेचर के पास हो। फिर से बोलना, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर क्या होती है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का यूज करके पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव पावर देखो क्या है, बताता हूं तुमको।
ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर समझ में आ गया जो लिखे हैं? हाँ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बता देते हैं तुमको, रुको। ठीक है, हाँ। दोनों पढ़ लो, दोनों समझ लो। ठीक है, हाँ। हाँ। तो कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड डालने का यहाँ पे पर्पस क्या था, ये भी हमें जानना जरूरी है। क्यों? हम्म। तो इस वर्ड को यहाँ पे डालने का क्या वो था? मतलब ये था कि पार्लियामेंट जब भी कोई अमेंडमेंट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 368 के हिसाब से, ठीक है, हम्म। तो उसको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फ्रेमर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जिन्होंने ड्राफ्ट किया, फोर फादर्स ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर कंट्री, उनकी विल क्या थी, उनका विजन क्या था कॉन्स्टिट्यूशन और इस कंट्री को लेके। ठीक है, उनके वैल्यूज क्या थे। ठीक है, हम्म। हम्म। एक, तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई अभी? हाँ। उसके बाद अगला जो हमारा क्लॉज है उसको पढ़ो, वो क्या बोलता है। An amendment of this constitution may be entitled only by the introduction of a bill for the purpose in either house of the parliament, and when the bill is passed in each house by a majority of the total membership of that house, by a majority of not less than two-thirds of the members of that house present and voting, it shall be presented to the president, who shall give his assent to the bill, and thereupon the constitution shall stand amended in accordance with the term of the bill, provided that if such amendment seeks to make any changes in Article 54, 55, 73, Article 162, Article 241, or Article 279A, or Chapter 4 of Part V, Chapter 5 of Part 6, or Chapter 1 of Part 11, or any of the lists in the seventh schedule, or the representation of state in parliament, or the provision of this article, the amendment shall also require to ratified by legislature of not less than one half of the state,
by resolution to that effect passed by those legislature before the bill making provision for such amendment is presented to the president for assent. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि पास कैसे होगा, ठीक है, कैसे लाया जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे कि ये जो यहाँ पे मेंशन किए है 5 पॉइंट, ठीक है, उनके रिलेशन में तो आपको मेजोरिटी के साथ साथ रेटिफिकेशन भी चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेटिफिकेशन आपको चाहिए किसका, लेजिस्लेचर का, ठीक है, वन ऑफ द स्टेट्स का, ठीक है। तो अब देखो दो तरह के अमेंडमेंट होते हैं, एक सिंपल, एक मेजोरिटी, एक स्पेशल, ठीक है। सिंपल तो प्रेजेंट एंड वोटिंग में हो जाता है, और स्पेशल के लिए आपको 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए। और यहाँ पे कह रहा है कि ये जो 5 पॉइंट मेंशन किए गए हैं ए से ई तक, इसके लिए तो आपको रेटिफिकेशन भी चाहिए पड़ेगा 1/2 ऑफ द स्टेट का, ठीक है, तब जाके ही पास होगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल के फीचर्स पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है ना, नीदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड। तो यहाँ पे जो रिजिडिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो तुम्हें देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे पास करना इतना आसान नहीं है जितना बाकी प्रोविजन में तुमको अगर कुछ अमेंडमेंट करना है। कुछ कुछ तो सिंपल मेजोरिटी से भी हो जाते हैं, कुछ कुछ नॉर्मल स्पेशल से। यहाँ कुछ कुछ चीजों के आपके लिए रेटिफिकेशन भी चाहिए आपको, ठीक है। तो बेसिकली सेकंड क्लॉज बात करता है कि कैसे बिल आएगा और कैसे उसको पास किया जाएगा, कितनी मेजोरिटी चाहिए, और कुछ पॉइंट्स के लिए हमें रेटिफिकेशन भी चाहिए, ठीक है। ठीक है। अब कुछ बातें हैं इस आर्टिकल और इस पॉइंट पे जो जानना जरूरी है, ठीक है। पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द वे ऑफ बिल इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब इसमें तुमको लग रहा होगा कि क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, सारा अमेंडमेंट हम कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं तो बिल ही लाके तो करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लॉ बनाने के लिए प्रेसिडेंट का प्रोक्लेमेशन, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन इस केस में आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब ये बिल या तो कोई मिनिस्टर लेके आ जाए या तो कोई प्राइवेट मेंबर लेके आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनिस्टर एंड प्राइवेट मेंबर कोई भी ला सकता है, मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर। अब इस बिल को लाने के लिए आपको प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं है। क्या नहीं है? प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट, ये जो बिल है ये दोनों हाउस में सेपरेटली पास होना चाहिए, ठीक है। जब हम तुमको नॉर्मल बिल्स पढ़ा रहे थे पार्लियामेंट में, तो या तुमने खुद भी कहीं पढ़ा हो, तुमको पता होता है कि जब पास नहीं हो पा रहा होता है तो डेडलॉक होता है, तो जॉइंट सेटिंग होती है या नहीं, जिसको प्रेसिडेंट वो करता है। ये एक्सेप्शन है उसका। इस आर्टिकल के थ्रू जो भी बिल लाया जाएगा, इसका आप जॉइंट सेटिंग डेडलॉक वगैरह कुछ नहीं कराएंगे। या तो पास हो रहा है या तो नहीं हो रहा है, इस पे बहस नहीं होगी दोनों हाउस की एक साथ बैठा के, ठीक है। और जब ये पास हो जाए, रेटिफाई हो जाए, उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल। ही कैन नाइदर withhold his assent to the bill nor return the bill for reconsideration to the parliament। मतलब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट की पावर है उसका एक एक्सेप्शन ये भी है कि पहले नॉर्मल बिल में क्या था कि या तो आप साइन कर दें या तो आप वापस भेज दें या तो आप वीटो पावर यूज कर लें। आप ये कुछ भी इस आर्टिकल में यूज नहीं कर सकते। ये अगर आपके पास आ रहा तो आप साइन करिए चुपचाप, ठीक है। और जब आप साइन कर देंगे तो ये एक्ट बन जाएगा। ये जो बिल इस आर्टिकल के थ्रू आया है ये एक्ट बन जाएगा, ठीक है। ठीक है।
अगला पढ़ो। एक चीज नहीं भैया समझ आई। हाँ, ये जो लाइन लिखी हुई, अमेंडमेंट शैल ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट। वन हाफ ऑफ द स्टेट मतलब? वन हाफ ऑफ द स्टेट मतलब कि जो तुम्हारा लेजिस्लेचर बनता है, ठीक है, हाँ। जितने भी वहां पे विधानसभा है, विधान परिषद है, ठीक है, हम्म। उस वहां जितने लोग बैठे हैं, वहां जो लोग मौजूद हैं, वहां जो लोग वोट कर सकते हैं इस बिल को लेके, उसके वन हाफ। अच्छा। जैसे पार्लियामेंट में आया, पार्लियामेंट में टू टू थर्ड मेजोरिटी किस बात की? टू थर्ड मेजोरिटी भाई जो प्रेजेंट एंड सिटिंग है वहां पे, हम्म। ठीक है। हम्म। उसी तरीके से जब आप लेजिस्लेचर जो आपका बैठता है, ठीक है, हम्म। वहां पे वन हाफ ऑफ द स्टेट्स। ठीक है। तीसरा बोलता पढ़ो है फिर। नथिंग इन दिस आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट अंडर दिस आर्टिकल। तो आर्टिकल 13 में जो लॉ की डेफिनेशन है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम्म। आर्टिकल 13 में जो लिखा हुआ है वो इस पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, नो अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3 made or purporting to have been made under this article, whether before or after commencement of section 55 of constitution 42nd amendment act, shall be called in question on any ground। देखो, क्लॉज 4 और क्लॉज 5 रिपील हो चुका है, ठीक है। चौथा और पांचवा क्लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था केसेस में, ठीक है। हम्म। तो ये क्या है, ये जो बेयरक्ट की लैंग्वेज है आर्टिकल 368 की, उसका मतलब ये था जो अभी अपन ने हम लोगों ने डिस्कस किया।